खाली विश्व में आतंकवाद यदि कहीं होता है, यदि आप रूट ट्रैक करो तो आपको जड़ मिलेगा पाकिस्तान। तो मोदी जी ने साफ कहा कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलती। जब तक शांति नहीं होगी, आतंकवाद बंद नहीं करोगे, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजना बंद नहीं करोगे, कोई बातचीत। मिस्टर पुतिन हेड ऑफ द स्टेट छोड़ के बाकी किसी से नहीं मिलते 1 to 1। मिस्टर डोवल से 1 to 1 मीटिंग हुआ। क्या ट्रांसफायर किया उस मीटिंग में, समझ जाओ खेल। वहीं मैटर सील हो गया। जब मैटर सील हो गया तो मिस्टर पुतिन ने समझाया चाइना को, इसमें तेरा फायदा है, इसमें तेरा नुकसान है, पिक कर। चीन के डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण चीज है धंधा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का विजय पताका इस तरह से लहराया कि दुनिया भर के स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कैसा जादू किया कि अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को चारों खाने चित मात्र 3 दिन के अंदर कर दिया। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, वहां हड़कंप मचा हुआ है कि उनको प्रधानमंत्री मोदी से मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे एक ही झटके में चीन और पाकिस्तान को चारों खाने चित किया? इसकी असली वजह क्या है? चीन का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ और क्यों कटोरा लेकर मिन्नतें करने लग गया पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए? ये सारी कहानी आज जानेंगे, ब्रिक्स समिट के इनसाइड स्टोरी को समझेंगे और ये बताने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एस पी सिन्हा साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये 3 दिनों में तो गजब करके लौटे प्रधानमंत्री मोदी। अनपैरेलल्ड अचीवमेंट है। मतलब मुझे न लगता है कि न भूतो न भविष्यति ऐसा कोई प्रधानमंत्री कर पाएंगे हिंदुस्तान के। अजूबा अचीवमेंट, अजूबा। बिना एक गोली फायर किए हुए आपने चीन और पाकिस्तान को परास्त कर दिया। चाणक्य का क्या फिलॉसफी था? चाणक्य का, विष्णुगुप्त का फिलॉसफी था, दुश्मन को बिना लाठी चलाए यदि मार दो सांप को, वही कला है। सुनजू चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट, उसका भी यही है। द आर्ट ऑफ फाइटिंग इज विदाउट टेकिंग अप योर स्वॉर्ड यू डिफीट द एनिमी। तो चाणक्य वही कह रहे हैं, सुनजू वही कह रहे हैं, और मोदी जी ने उसको ग्राउंड पे कार्यान्वित किया। अब ये बताइए, पाकिस्तान को क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने किक आउट किया और उसके चक्कर में, पाकिस्तान से दोस्त रखने के चक्कर में वो तुर्की भी जो है नप गया? संस्कृत में कहावत है, सठम साठ्यम समाचरित। जो लाठी की भाषा समझते हैं उनको लाठी की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। जो लतखोर होते हैं वो मधुर वाणी नहीं समझते, सेंसिबल बात नहीं समझते। सवाल है कि टर्की ऐसा, पाकिस्तान की पहले बात करता हूँ, ये भिखारी देश, इसका विश्व में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा है? खाली आतंकवाद। दाऊद को जगह दे दिया, पूरा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को जगह दे दिया, और अल जवाहिरी को जगह दे दिया, सब जगह। खाली विश्व में आतंकवाद यदि कहीं होता है, यदि आप रूट ट्रैक करो तो आपको जड़ मिलेगा पाकिस्तान। सिर्फ उसका कंट्रीब्यूशन है आतंक, बस। तो मोदी जी ने साफ कहा कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चलती। जब तक शांति नहीं होगी, आतंकवाद बंद नहीं करोगे, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजना बंद नहीं करोगे, कोई बातचीत। तो सिविलाइज सोसाइटी में आपकी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, इसलिए ब्रिक्स में घुसने नहीं दिया। बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं। सबसे बड़ा हथियार होता है यदि तुम किसी आदमी को नेग्लेक्ट कर देते हो, उससे बड़ा हथियार कोई नहीं। तो यू डोंट एग्जिस्ट, तुम्हारे लिए हो नहीं। अब टर्की पे आते हैं। ये एहसान फरामोश देश, हमने क्राइसिस में देश ने कितना मदद किया हमें। क्या जब भूकंप आया तो सबसे पहले हम लोग मदद पहुंचे। हमारी मेडिकल टीम, मोदी जी का हुक्म हुआ कि बाकी चीज़ छोड़ो, मदद करो, इंसानियत की बात है। कौन देश ऐसा करता है? विश्व में कोई देश बता दो जो दुश्मन देश को मदद ऐसे किया है? कोई, हिंदुस्तान छोड़ के। उसकी तो बड़ी इर्दगान की तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो गई।
डिजर्व करता है। अब ये बताइए, ये चाइना का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? चाइना का हृदय परिवर्तन इन कारणों से हुआ। पहले बताना चाहता हूँ कि चाइना का जो चरित्र है वो ऐसा है कि जो भी जमीन हथिया लेता है वो कभी लौटाता नहीं है और कभी पीछे नहीं जाता है। ये उसका इतिहास है। उसकी 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड फिलॉसफी, उसकी इस्लामी स्लाइसिंग टेक्निक, उसकी विस्तारवाद की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है माओ त्से-तुंग के ज़माने से। ये पहली बार चीन के इतिहास में हुआ है कि जो क्षेत्र को वो प्रभावित कर रहा था उससे वापस लौटा है। इतिहास, पहली बार इतिहास की, वो भी चीन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। पहली बार ऐसा क्या हुआ, कारण बताता हूं। पहला फॉरमोस्ट मोदी जी का टफ स्टैंड कि बॉर्डर पे यदि शांति नहीं है कोई बातचीत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई बातचीत नहीं। बिजनेस तो थोड़ा मोड़ा चल रहा है, कोई बातचीत नहीं। कैसे मीटिंग में मोदी जी उसको नेग्लेक्ट करते थे। ये लोग कहता था कि बायलैटरल मीट होता है, मोदी जी नो, नहीं, कोई मीट नहीं। पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है, 2024 का इलेक्शन रिजल्ट। अमेरिका भी अपना जिलेबी छान रहा था कि मोदी जी आ नहीं रहे हैं, कोई दूसरा आ रहा है, नाम मैं लेना चाहता हूँ। चाइना भी खुश था कि उसका कैंडिडेट बन जाएगा प्रधानमंत्री। तो जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो अमेरिका के भी होश उड़ गए, तोते उड़ गए, और चीन के भी तोते उड़ गए। तो चीन ने कहा कि भाई अब तो 5 साल और झेलना पड़ेगा मोदी जी को। तो उसके जवान जो है वो लद्दाख का विंटर तो झेल नहीं सकते। तो फिर क्या होगा? ये भी व्यवस्था थी कि अब 5 साल का क्या गारंटी है, नेक्स्ट 5 साल और फिर नेक्स्ट साल 5 साल और, उसके बाद बीजेपी का फिर और कोई आ जाएगा। तो ये तो कंटिन्यूअस है। तो एक उसके जो फेलियर कैंडिडेट है उस पर तो बैंक नहीं कर सकता है। तो चलो शांति करते हैं। उसके बाद मोदी जी का जो स्टेटस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ रहा है, यूनाइटेड नेशंस में जिससे परमानेंट सीट की बात हो रही है, वीटो पावर की बात हो रही है, और वीटो पावर का कैलकुलेशन शीट, वर्किंग शीट ऐसे हिंदुस्तान प्रेजेंट कर रही है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे वीटो पावर का स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो यदि हमारी वीटो पावर 2.2 है तो कुछ देशों का तो 1 होगा। राइट। तो सबसे पावरफुल किसका होगा? वो वॉइस। तो ये डर कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनते हुए, वीटो पावर मिलते हुए, हमको तो छोड़ेगा नहीं हिंदुस्तान, मोदी जी हमको छोड़ेंगे नहीं, हमारी सब पाप को धोएंगे पब्लिकली। तो वो डर। उसके बाद तैवान फैक्टर में आज की तारीख में कॉमन सेंस लगाओ कि चाइना के लिए प्रायोरिटी 1 क्या होना चाहिए? तैवान कि साउथ चाइना सी, तैवान या लद्दाख से उसको क्या फ़ायदा हो रहा है? यदि तैवान को प्रभावित किया तो उसका क्या फ़ायदा होगा? तो डिफरेंस देखो। तो और 2 फ्रंट वॉर आ रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो। जो नेपोलियन ने गलती किया, हिटलर ने गलती किया, क्या चाइना वही गलती करना चाहता है? तो उसको समझ में मिस्टर पुतिन ने समझाया, कितने दुश्मन पालोगे, तैवान भी, इंडिया भी। इंडिया तो बहुत पावरफुल है। तीसरा फैक्टर, जो यहाँ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप है, वो हम झुकेंगे नहीं, कोई हमको छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। हमने गलवान में दिखा दिया, हमने पाकिस्तान को बालाकोट में दिखा दिया। तो जब इस तरह की स्ट्रॉन्ग, देखो हिंदुस्तान की सेना एकदम सुपर टाइटन पहलवान सेना है, कुछ भी कर सकती है। हमने कारगिल भी साबित कर दिया। लीडरशिप कमज़ोर हो, लीडरशिप यदि पीछे जाके चाइना के साथ संधि कर ले 2008 में, तो हम क्या करें? तो चाइना को समझ में आ गया, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कोई उसके जो कैंडिडेट है वो नहीं है। उसके बाद सेना का इक्विपिंग, मॉडर्नाइजेशन, मोराल, ये सब चीज़ एड्रेस किया मोदी जी ने। सेना को जब लग गया कि मोदी जी का हाथ उनके माथे पे है, तो उन्होंने कमाल कर दिया। गलवान में हमने क्या वीरता दिखाई। 16-17 जवान बिहार रेजिमेंट के, उन्होंने 150-200 को लपेट लिया। तो ये तो ग्राउंड पे परफॉर्मेंस, हालांकि चीन अभी बोलता है कि खाली 4 मरे थे। 4 मरे थे बोलता है। 4 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने हेलीकॉप्टर लिफ्ट हुए थे उससे। तो ये डर, जब आदमी देखता है कि इधर मौत है तो लेस डेंजरस टेरेन में जाकर के ऑपरेशन करता है। उसके बाद तो
उसको ये भी लड्डू दिखाया गया होगा कि ताइवान पे हम चुप रहेंगे, तुम पीओके पे चुप रहो। हो सकता है ये डील हुई, हो सकता है, मैं डेफिनेटली नहीं कर रहा, पर पॉसिबिलिटी है। मैं अपना माइंड गेमिंग कर रहा हूँ, वॉर गेमिंग कर रहा हूँ माइंड में। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, उसके पहले मैं मिस्टर पुतिन फैक्टर पे आता हूँ। प्रधानमंत्री जी कई बार मिस्टर पुतिन से मिले ब्रिक्स के मीटिंग के पहले, मिलिट्री लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे कई बार मीटिंग हुई है। दोनों एक ही पेज पे 2 महीने, लास्ट 2 months खड़ा मीटिंग चलती रही और वो तारीफ भी लगातार करते रहे। उसके बाद मिस्टर पुतिन हेड ऑफ द स्टेट छोड़ के बाकी किसी से नहीं मिलते 1-to-1। मिस्टर डोवल से 1-to-1 मीटिंग हुआ है। क्या ट्रांसपायर किया उस मीटिंग में, समझ जाओ खेल। वहीं मैटर सील हो गया। जब मैटर सील हो गया तो मिस्टर पुतिन ने समझाया, तो पुतिन फैक्टर समझाया चाइना को, इसमें तेरा फायदा है, इसमें तेरा नुकसान है, पिक कर। उसके बाद इकोनॉमिक एंगल में चीन को समझ में आ गया है कि अब मोदी जी तो रहेंगे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मार्केट है, धंधे का क्या होगा। चीन के डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है धंधा, पैसा, रोकड़े का गेम है। जब रोकड़ा खतरा में हो तो बेंड करेगा। जीडीपी का एस्टिमेट जो लगाया गया है कि 2025 तक हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ होगा 6.9 to 7% और चाइना का होगा 4.4%, जबकि चाइना का पहले था 11 से 12%। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इथियोपिया का जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट है 6.6%। तो तुम तो इथियोपिया से भी पीछे चले गए। रियल एस्टेट कोलैप्स कर चुका है, बैंक्स डिफॉल्ट मोड, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहा है। तो आपका 2 फ्रंट के अलावा आप इकोनॉमिक फ्रंट पे भी लड़ना चाहते हो, कितने फ्रंट। तो मिस्टर पुतिन ने, तो ये सारे कारण थे जिसके अंदर वो चाइना का जो है हृदय परिवर्तन हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कैसे ऑपरेट किए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या चालें चली गई कि जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया। चाल ये चला गया कि पहले मिस्टर पुतिन को कन्विंस करना, फिर अपना थॉट स्ट्रेटजी को बेचना। पहले उन्होंने कहा मिस्टर मोदी ने कि हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है चीन के खिलाफ, बॉर्डर पे शांति होगी तो बातचीत होगी, नहीं तो कोई बातचीत नहीं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमको अब ब्रिक्स का जो पॉपुलेशन है, आप यदि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपेयर करो तो विश्व का आधा पॉपुलेशन ब्रिक्स में है, आधी जीडीपी ब्रिक्स में है, आधा बाजार मार्केट ब्रिक्स में है और ज़मीन आधे से भी ज़्यादा है। जब ये सब हमारे पास है तो प्राइम सेंटर, पावर सेंटर विश्व का कौन होना चाहिए, अमेरिका, नाटो या ब्रिक्स ही होना चाहिए। यही थॉट बेचा गया कि ब्रिक्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ब्रिक्स विश्व का पावर सेंटर होगा, हम डिक्टेट करेंगे विश्व किस दिशा में जाएगा। ये नाटो अमेरिकन लेड डायरेक्शन ये दिया जाएगा कि इस दिशा में विश्व चलेगा, नहीं। हम एक करेंसी लाएंगे ब्रिक्स के बीच में, ब्रिक्स करेंसी, हम डॉलर को चैलेंज करेंगे, हम स्विफ्ट का जो मैकेनिज्म है इंटरनेशनल ट्रेड का, क्रेडिट सिस्टम का, उसको चैलेंज करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम यूपीआई का मॉडल लेंगे। ये आइडिया तो ऐसे हॉट केक है, मिस्टर पुतिन खा लिया, सारे लोग उससे एग्री करेंगे। चाइना को दिखाया गया तुम्हारा युआन डॉलर को रिप्लेस करेगा, वो तो लपक लिया खटक आइडिया, यस करेक्ट। बट शांति, मोदी जी के शांति पहले बॉर्डर को ठीक करो, पहले मोदी जी से हाथ मिलाओ, शांति बोलो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करना, एक साइड नॉट गुड फॉर हेल्थ, ऐसे ऐसे मत करो, बैड फॉर हेल्थ, ऐसे गुड फॉर हेल्थ, मान गया। उसके बाद एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मिस्टर शी जिनपिंग आए थे हिंदुस्तान और मोदी जी उनको ले गए थे और झूला पे झूला रहे थे, उस समय मैं न्यूज़ मतलब चैनल का नाम नहीं लूँगा, मैं एक चैनल पे था और मैंने एक भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी अभी साबित हुई है सच। मैंने कहा चीन को मैं बहुत इंटेलिजेंट देश नहीं समझता, मेरे कैलकुलेशन में वो इंटेलिजेंट देश है ही नहीं। यदि मैं चीन का हेड ऑफ द स्टेट होता तो मैं हिंदुस्तान से दोस्ती कर लेता, अ ट्रू दोस्ती, कोई चीटिंग नहीं। क्यों? फिर मैंने कहा यदि रूस, हिंदुस्तान और चीन सचमुच में मित्र हो जाएं
तो वर्ल्ड को हम कंट्रोल करेंगे, राइट। विल कंट्रोल द वर्ल्ड। ये हमने कहा था 2014 में, 10 साल हो गए, 2014 में ये बात कही। अब ये रास्ता दिख रहा है। वही नहीं, इसी रास्ते पे 2008 में RIC का गठन हुआ था, रशिया, इंडिया, चाइना। बात आगे नहीं बढ़ी क्योंकि दिल्ली में खोट था। उस RIC का नया रूप है ब्रिक्स, और ब्रिक्स में अब एडिशनल मेंबर्स हो रहे हैं, और जो मैंने बात कहा वही बात अब सफल होगा। यदि सचमुच में चीन अपना हेराफेरी का जो एटीट्यूड, एग्रीमेंट तो हमने चीन के साथ बहुत साइन किया है, जैसे आर्मी चीफ ने भी क्या बोला, लेटेस्ट 3-4 दिन पहले का स्टेटमेंट है, वी विल वेरीफाई व्हाट हैज़ बीन प्रॉमिस्ड ऑन ग्राउंड। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक इस पे जो है कोई आगे। दूसरा चीज़, ट्रस्ट को हम टेस्ट करेंगे। तो ये यदि सचमुच में मैं फिर चीन को अपील कर रहा हूँ, तो ये विश्व में राज करना चाहते हो तो हिंदुस्तान से सच माने में। अब एक चीज बताइए, आखिर में एक सवाल, कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेसी में, फॉरेन रिलेशन में हिंदुस्तान को जिस तरह से वो आगे वो करने में कामयाब रहे, अगर ये 70-75 सालों में 40 साल भी इस तरह के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिल गए होते, जिनके कमिटमेंट, जिनकी नीयत के ऊपर कोई शक ना हो किसी को, वो हिंदुस्तान के लिए सिर्फ काम किए होते, तो आज हिंदुस्तान कुछ और ही होता। एकदम। मुझे 2 मिनट 2.5 मिनट देना। पहले ही मैं कहता, हिंदुस्तान विश्व का पावर नंबर 1 होता, अमेरिका हमारा पिछले हुआ होता, हमारे पीछे पीछे चलता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पहले क्या होता था, मैं किसी पे अस्पर्शंस नहीं काउंट कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस पे, लेकिन पहले होता क्या था, जब कोई मीटिंग होने वाली थी 7 दिन पहले, फॉरेन ऑफिस बोलता था, अरे क्या होना है, क्या एजेंडा पॉइंट्स है, अच्छा तैयार करो, हमको क्या बोलना है। ये था स्टाइल। मोदी जी का स्टाइल क्या है, SCO का मीटिंग खत्म हुआ पिछला, जयशंकर जी को डायरेक्शन दिया गया, अगला मीटिंग कब है उसकी तैयारी शुरू कर दो। ये डिफरेंस है गवर्नेंस मॉडल में, गवर्नेंस स्टाइल में। एक आदमी जो इतना तप करता है, इतना प्रिपरेशन करता है, किसी भी एक्सक्यूशन में होता है प्लानिंग फेज, प्रिपरेशन फेज, एक्सक्यूशन फेज। जब आपने सीधे आज मीटिंग खत्म हुआ, कल से आपने प्लानिंग शुरू कर दी, हु विल डिफीट यू, कौन हराएगा आपको। ये है मोदी। इस शख्सियत का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। कैसे 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 इनसे टकराओगे। ये जो हॉट केक बेचे हैं मिस्टर पुतिन को और शी जिनपिंग को, सीधे लपक लिया गया, लपक लिया। और इसमें सबको फायदा है भाई। सैंक्शन से रूस को प्रॉब्लम नहीं है क्या, सबको प्रॉब्लम है। स्विफ्ट पे उनको बैन किया नहीं किया था, हम पेट्रोल लिए तो रूस को काफी राहत मिली ना। क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट सिस्टम इंटरनेशनल है ही नहीं। तो वो तो बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं यूपीआई मॉडल, डॉलर की दादागिरी से दुनिया को निकालना जरूरी है। ये है। तो ये मुझे लगता है कि इस देश पे देवी कृपा है। बहुत लोग चर्चिल ने क्या कहा था, हिंदुस्तान को मैं 3 टुकड़ों में काट दूंगा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और प्रिंसिस्तान, प्रिंस का स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमको बचा लिया, प्रिंसेस को तो साथ ले लिया, हिंदुस्तान तो रह ही गया। पाकिस्तान भी बच सकता था यदि वल्लभ भाई पटेल जी बनते प्रधानमंत्री, या बाबू सुभाष चंद्र बोस बनते। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बना। इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल में समझाया ब्रिक्स की इनसाइड स्टोरी। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।